Hello dear students, today we will read 4th chapter in geography and this is air. You all know that earth is surrounded by a huge blanket of air and this blanket is called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effect of sun rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of sun during day and get frozen during night. अगर ये एयर का जो ब्लैंकेट है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर ये हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो सन की एक्सट्रीम हीट से हम बेक हो जाएंगे या फिर रात में इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी कि हम फ्रोजन हो जाएंगे. तो दिस इज़ द मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवलेबल. हमारे रहने लायक इस अर्थ को जो के टेम्परेचर को बनाया है वो इस एयर की मास ने ही बनाया है. नाउ वी विल रीड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सर ऑफ मैनी गैसेस. जो हम एयर ब्रीथ करते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता बल्कि बहुत सारी गैसेस का ये मिक्सचर होता है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गोन, हाइड्रोजन and many other gases are found in atmosphere in lesser quantities. Apart from these gases, tiny dust particles also present in the air. And this is the pie chart which tell us about the composition of the different gases in our atmosphere. Nitrogen is 78% in our atmosphere, oxygen is 21%, carbon dioxide 0.03%, argon 0.93% and other gases are 0.04% in our atmosphere. Nitrogen is the most plentiful gas in the air. It means सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे एयर के अंदर नाइट्रोजन मिलता है. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. But plants need nitrogen for their survivals. प्लांट्स को ग्रो करने में अपने सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन की नीड होती है. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली, और वो एयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते. बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट. ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. ह्यूमन्स, एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ. हम जब सांस लेते हैं तो अपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स एंड ट्रीज मेक देयर ऑन फूड. तो जब ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं तो वो इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ड्यूरिंग करते हैं. इन दिस वे ऑक्सीजन कॉन्टेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. इसी वजह से ऑक्सीजन का जो कॉन्टेंट है एयर के अंदर वो हमेशा बना रहता है. और अगर हम इसी तरह से ट्रीज़ को कट करेंगे तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पोर्टेंट गैस. ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन एंड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. So the amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants which make a perfect balance. जितनी हम ब्रीथ के थ्रू जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीज़ और प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर बनाने में यूज़ करते हैं. और जब वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो जो गैस निकलती है ऑक्सीजन, उसका यूज़ हम ब्रीथ करने में करते हैं. इसकी वजह से एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है. However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil, and they add billion of tons of carbon dioxide into the atmosphere every year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. यही वजह है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है. ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. Now we will read about the structure of the atmosphere. Our atmosphere is divided into 5 layers. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Now we will read
about these sphere in detail. First we will read about troposphere. This is the most important layer of atmosphere and its average height is 13 kilometer. The air we breathe exists in this sphere. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occur in this layer. Second layer is stratosphere, and this is lies above the troposphere. It extends up to a height of 50 kilometer, and this layer is almost free from all the weather phenomena, and it's make a most ideal condition for flying aeroplanes. One important feature of stratosphere is that this layer contain ozone gas. It means this gas this layer is protect us from the harmful effect of the sun rays. Next is mesosphere. This is the third layer of atmosphere and lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 kilometer, and all the meteoroids burn up in this layer. Next is thermosphere. इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइज वेरी रेपिडली विद द इंक्रीजिंग ऑफ हाइट. जैसे जैसे हाइट बढ़ती है इस स्फीयर में जाके जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी के साथ राइज करने लगता है. आइनोस्फियर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर एंड इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर. दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. जो सिग्नल्स आते हैं रेडियो के, जो वेव्स होती हैं वो अर्थ से ऊपर जाती है और फिर इसी स्फीयर से होके वो फिर से अर्थ पर आती है, जिससे हमें रेडियो के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो वॉइस आती है ट्रांसमिट होके. द लास्ट एंड अपर मोस्ट लेयर इज ऑफ द एटमोसफियर इज एक्सोस्फियर, एंड दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर. Light gases like helium and hydrogen float into the space from here. Our next point is weather and climate. क्या आज बारिश होगी, क्या तेज़ धूप निकलेगी. कई बार when we hear this from anxious cricket fans speculating the fate of a one day match. कई बार जब ये देखते हैं कि किसी को अगले दिन क्रिकेट मैच आने वाला होता है तो उसे ये सब चीज़ें पता करने की ज़रूरत होती है कि कल कहीं बारिश तो नहीं होगी, कहीं कभी हमारा क्रिकेट का मैच रुक जाए बारिश की वजह से. सो इसी तरह इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स. वेदर इज़ द कंडीशन विच चेंज आवर टू आवर एंड डे टू डे इन ऑफ द एटमोसफेयर. अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल. गरम और उमस भरा हुआ वेदर जो होता है वो हर किसी को इरिटेट करता है. बट अ प्लीजेंट और ब्रीजी वेदर मेक्स वन चीयरफुल. और उसी दिन हम उस ऐसे मौसम में हम बाहर जाने का, आउटिंग के लिए, पिकनिक के लिए प्लान करते हैं. वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, आवर टू आवर. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of that place. Now, you understand why we have daily weather forecast? अब आपको समझ आई होगी ना ये चीज़ें, क्यों हमें डेली वेदर का फोरकास्ट की नीड होती है, क्यों हम जानना चाहते हैं कि कल का मौसम कैसा होगा. इसलिए हमें वेदर और फोरकास्ट की नीड होती है जानने की कि कब ये चेंज हो जाएगा. Our next point is temperature. Temperature you feel everywhere is the temperature of the atmosphere. It means the degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. Temperature of atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. ये जो temperature है atmosphere का ये सिर्फ दिन या रात में नहीं बदलता बल्कि ये सीजन्स में भी चेंजेस होता है. जैसे समर बहुत ज़्यादा हॉट होती है विंटर्स के कंपैरिजन में. एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ इंसोलेशन. इंसोलेशन मीन्स वो सोलर एनर्जी जो सन से अर्थ की तरफ आती है. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू टुवार्ड्स द पोल. जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो इंसोलेशन की अमाउंट है वो डिक्रीज होती है. देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर. इसी मैनर में टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो. अब समझ आया होगा ना, क्योंकि सन की रेजेज इन पोल्स तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए ये पोल्स हमेशा स्नो से कवर्ड रहते हैं. इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई इट वुड बिकेम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होंगी जो इसके गर्म होने की वजह से यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगी.
विलेजेस के कंपैरिजन में सिटीज़ का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज़ वहाँ पे कंक्रीट और मेटल्स का यूज़ करके बिल्डिंग्स बनाई जाती है। जो रोड्स होती है वो पक्का रोड्स होती हैं, वो दिन के टाइम में हीट को ऑब्जॉर्व करती हैं और ये रात के टाइम में इसी हीट को वो फिर रिलीज़ करती हैं। हाई क्राउडेड जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं सिटीज़ के अंदर, वो ट्रैप करती है वार्म एयर को, इसीलिए सिटीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है विलेजेस के कंपैरिजन में। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ एयर प्रेशर। अब यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस us with a great force on our body. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all direction and our body exerts a counter pressure. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth surface. As we go up the layer of atmosphere, हम जैसे हम एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स में जाते हैं तो this pressure falls rapidly and the air pressure is highest at sea level and decrease with height. सी लेवल पर एयर का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो ये डिक्रीज़ होने लगता है। हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन है एयर प्रेशर का, वो इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर के द्वारा, एयर के टेम्परेचर के द्वारा किसी भी जगह पर। इन एरियाज़ वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इट मीन्स जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी तो हवा गर्म होगी और वो ऊपर उठेगी। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया एंड लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज। वहाँ पर क्लाउडी स्काई होंगे और वेट वेदर होगा, इट मीन्स उन जगहों पर ज़्यादा रेन होगी। इन एरियाज़ हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। जहाँ पर कम टेम्परेचर होगा वहाँ एयर कोल्ड होगी और हैवी होगी। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया एंड हाई प्रेशर एरिया इज़ एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। जहाँ हाई प्रेशर एरिया होगा वहाँ पर स्काई क्लियर होगा और धूप निकली हुई होगी। द एयर ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड wind. You can see wind at work as it's blow dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. आपने देखा होगा कि विंड का काम होता है अपने साथ, हवा जो होती है अपने साथ पत्तियों को, सूखी पत्तियों को उड़ा के लेके चली जाती है। कभी कभी जब तेज़ तूफान आते हैं तो उनमें पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ जाते हैं। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली, कभी कभी बहुत अच्छी हवा चलती है तो हमें हवा में फाइन डस्ट या स्मोक भी उड़ता हुआ दिखाई देता है। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। कभी कभी हवा इतनी तेज़ होती है कि इनके अगेंस्ट चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। एक हवा भरे दिन, जिस दिन हवा बहुत तेज़ चल रही हो उस दिन एक अम्ब्रेला को होल्ड करके रखना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता, क्योंकि जिस साइड हवा जा रही होती है उसी साइड हमारा अम्ब्रेला भी पुश होता है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स को सोचिए जब तेज़ हवाएं चलती हो इस तरह की और आपको प्रॉब्लम्स हुई हो। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स एंड दीज आर परमानेंट विंड्स, द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड्स। These blow constantly throughout the year in a particular direction. ये हवाएं जो परमानेंट विंड्स होती है वो एक ही डायरेक्शन में पूरा साल चलती रहती है, इसीलिए इन्हें परमानेंट विंड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज सीजनल विंड्स। These winds change their direction in different season. ये जो विंड्स होती हैं ये अलग अलग सीज़न में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इंडिया में मानसून विंड्स चलती हैं मानसून के मौसम में। लोकल विंड्स, these blow only during a particular period of the day or a year in a small area. एक छोटे से हिस्से में, साल में या किसी दिन में के थोड़े से हिस्से में ये हवाएं चलती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि लैंड और सी ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? क्या बुलाते हो आप जो नदर्न प्लेन में हवाएं चलती हैं गर्मी के मौसम में? उन्हें हम लू बोलते हैं ना आपको गर्मी के मौसम में कि बाहर मत निकलिए, लू चल रही है, लू लग जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो जो नदर्न प्लेन, इंडिया के नदर्न प्लेन में जो लोकल विंड चलती है गर्मी के मौसम में, हॉट और ड्राई विंड होती है, वो उन्हें लू कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ साइक्लोन। उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ प्रोन टू साइक्लोन दैट originate in the Bay of Bengal.
उड़ीसा ईस्टर्न सी कोस्ट पर है इंडिया के, और ये ऐसा साइक्लोन प्रॉन एरिया है क्योंकि बे ऑफ बंगाल से बहुत सारे साइक्लोन ऑर्गेनेट होते हैं। 17 और 18 अक्टूबर 99 को एक साइक्लोन ने इस स्टेट के 5 डिस्ट्रिक्ट को हिट किया। दूसरा सुपर साइक्लोन आया 29 अक्टूबर 1999 को। इसने एक बहुत बड़ा पोर्शन इस स्टेट का डिवास्टेड कर दिया। द डैमेज कॉस्ट वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। विंड वेलोसिटी, रेन और टाइडल सर्ज, जो समुद्र के अंदर से बहुत तेज़ तरंग, जो लहरें उठ रही थी उनसे, तेज़ हवाएं चल रही थी उनसे, और बारिश हो रही थी लगातार। ये 3 फैक्टर थे जिनकी वजह से इतना बड़ा डैमेज हुआ। द विंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर, हवा की जो गति थी वो 260 किलोमीटर पर आवर थी, और लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर, और लगातार 36 आवर्स तक इस तरह इतनी तेज़ हवाएं चलती रही। दीज हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्रीज, इन तेज़ हवाओं ने पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया। कच्चे घर डैमेज हो गई। रूफटॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स एंड अदर हाउसेज वर ऑल्सो ब्लोन अवे। पावर सप्लाई और टेलीकॉम लाइन्स स्नैप्ड कम्प्लीटली, पूरी तरह इनका कंट्रोल ख़त्म हो गया। हैवी रेन की वजह से जो साइक्लोन था 3 दिनों तक लगातार इसका इन्फ्लुएंस बना रहा, और दीज रेन लेड टू फ्लडिंग इन मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की जो मेजर रिवर्स हैं, इन बारिश की वजह से उनमें फ्लड आ गया। द साइक्लोन विंड्स कॉजेज टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर्स, और इस साइक्लोन की वजह से जो साइक्लोन विंड्स थी उनमें जो समुद्र के अंदर से लहरें उठ रही थी वो आसपास के 20 किलोमीटर तक के एरिया को उसने स्वेप्ट कर लिया, अपने साथ बहा के ले गई। इनलैंड एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू कोस्टल एरियाज, और समुद्री किनारों पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। 7 to 10 मीटर हाई टाइड्स वर इंट्रेडेड सडनली एंड कोज मैसिव डैमेज टू स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स। पैडी क्रॉप्स मतलब जो वीट की जो राइस की जो क्रॉप होती है उसे पैडी क्रॉप बोलते हैं। 7 से 10 मीटर ऊंची जो ये लहरें उठी, इन्होंने आसपास के इलाके में जो पैडी क्रॉप्स थी उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया। साइक्लोन ऑर्गेनेट हुआ एक डिप्रेशन के साथ थाईलैंड की एक गल्फ के अंदर से, जो पोर्ट ब्लेयर के पास थी। 25 अक्टूबर 1999 को ग्रेजुअली मूव्ड इन नॉर्थ वेस्ट वार्ड डायरेक्शन में ये मूव कर गया। इट इंटेंसीफाइड इनटू अ सुपर साइक्लोन, ये एक सुपर साइक्लोन में चेंज हो गया, और इसने इरासामा और बालीकुड़ा, उड़ीसा के बीच की 2 जगह है, 29 अक्टूबर को सुबह 10-10:30 बजे यहाँ पर ये साइक्लोन पहुंच गया। ये सुपर साइक्लोन ने एंटायर कोस्ट उड़ीसा का, यहाँ तक कि भुवनेश्वर, कटक और भी 28 कोस्टल टाउन्स को इफ़ेक्ट किया। अबाउट 13 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड, लगभग 13 मिलियन लोग इससे अफेक्ट हुए। बड़ी लार्ज नंबर में लाइव स्टॉक वर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए। स्टैंडिंग जो क्रॉप थी पैडी की, वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैवीली डैमेज हुआ इस साइक्लोन की वजह से। ड्यू टू सलाइनेशन caused by tidal surge, large tracts of agriculture land have turned infertile। इस समुद्र के जो सेलेनाइजेशन हुआ, ये जो खारा पानी लहरों की वजह से इन खेती की जगहों पर पहुंच गया, फील्ड में पहुंच गया, तो इसकी वजह से वो इनफर्टाइल लैंड में चेंज हो गई। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ सॉल्ट, टीक, बैम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपीयर एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वैनिश्ड। जो पारादीप और कोणार्क के बीच में जो मैनग्रोव फॉरेस्ट थे वो बिल्कुल नष्ट हो गए। और नेक्स्ट पॉइंट इज मॉइस्चर। व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लैंड इन डिफरेंट वाटर बॉडीज इट्स बिकम वाटर वेपर। जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है लैंड से या अलग अलग वाटर बॉडीज से, तो ये वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। एयर के अंदर मॉइस्चर होता है किसी भी टाइम में, उस मॉइस्चर को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे जो अभी फ़िलहाल का जो मौसम चला हुआ है, ये जो रेनी सीज़न होता है, इसमें जो हमारा वेदर होता है उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर, जब एयर के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होता है तो उसे हम एक ह्यूमिड डे बोलते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे जैसे ये एयर वार्म होती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज, इसकी वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। सो इट्स बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, इसलिए ये और ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है। और ऑन ए ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजीली। एक ह्यूमिड डे को जो क्लॉथ्स होते हैं वो काफ़ी देर में सूखते हैं, हमारी बॉडी से लगातार पसीना आता रहता है और ये हमें अनकम्फर्टेबल फील
कराता है। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट कूलिंग, जैसे जैसे ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है तो ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, और ये वाटर कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है। क्लाउड्स आर जस्ट मास ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और जो क्लाउड होते हैं वो इन ड्रॉपलेट से ही बनते हैं। व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकेम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर, और जब ये ड्रॉपलेट्स हवा में फ्लोट करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है तो ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में फिर से वापस ज़मीन पर आ जाती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड दैम, जब जेट प्लेन्स एयर में फ्लाई करते हैं स्काई के अंदर तो अपने पीछे एक वाइट स्मोक टाइप छोड़ के चले जाते हैं। द मॉइस्चर फ्रॉम दीज इंजन्स कंडेंस, जो मॉइस्चर होता है वो इन इंजन से कंडेंस होता है। एंड वी सी ट्रेल ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए हमें ये मॉइस्चर स्काई में दिखाई देता है और बाद में ये वहाँ से हाइड हो जाता है, छिप जाता है, दिखाई नहीं देता। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज़ कॉल्ड रेन, और जब ये प्रेसिपिटेशन अर्थ के ऊपर लिक्विड फॉर्म में आता है तो इसे रेन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम रेन वाटर एंड प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट्स हेल्प करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने में। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड आर कट रेन वाटर फ्लो डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लेइंग एरियाज। ऑन द बेसिक ऑफ mechanism there are 3 types of rainfall. First, convectional rainfall, second, orographic rainfall, and third is cyclonic rainfall. These are the picture of 3 types of rainfall. Rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. ये अर्थ के सरफेस पे फ्रेश वाटर लेके आता है। अगर रेनफॉल कम होता है वाटर स्कैरसिटी बढ़ जाती है और ड्रॉथ भी अकर होते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर फ्लड टेक प्लेस, और दूसरी तरफ अगर इसकी रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं कई जगह पर। दूसरी बहुत सारी फॉर्म्स भी होती हैं प्रेसिपिटेशन की, लाइक स्नो, स्लीट, हेल, ये सब भी प्रेसिपिटेशन की ही फॉर्म है। सो अगर रेनफॉल लेस है तो वाटर स्कैरसिटी बढ़ेगी और ड्रॉथ आ सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाता है तो इससे फ्लड आ सकते हैं। तो इसमें एक बैलेंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगर हम माउंटेन्स के ऊपर से ट्रीज़ को कट कर देंगे तो बेयर माउंटेन से जो वाटर होगा, रेन वाटर होगा, वो ईजीली नीचे की तरफ आएगा और उससे फ्लड आ जाएगी। सो योर 4th chapter is complete here. Hope you all have listened me carefully. Thank you. Have a nice day.